चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और यहाँ पे हम जो है करने वाले हैं द हिंदू की स्पेशल कुछ आर्टिकल्स, जहाँ से आपको जो है बहुत ढेर सारे वोकैबलरी और इसके अलावा जो है कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर्स पे हम बात करेंगे। ये चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका आर्टिकल है वो है हेडिंगली टेस्ट हैंग्स इन द बैलेंस। ये आपका टाइटल है। ये हमने जो है लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर से, और ये आज ही का आर्टिकल है 23/6/2025 का। अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है ये उससे रिलेटेड है। हो सकता है आप लोग टेस्ट मैच, क्रिकेट मैच ना देखते हो तो थोड़ा सा कम समझ पाएँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्ड्स हैं वो हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। फिलहाल जो पहली लाइन है इसका मतलब ये है कि जो हेडिंगले में, इंग्लैंड में एक प्लेस है, एक क्रिकेट ग्राउंड है हेडिंगले में, वहीं पे टेस्ट मैच हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि जो टेस्ट मैच है अभी वो बैलेंस में अटका हुआ है, बीच में अटका हुआ है। यानी दोनों टीमें जो है एकदम बहुत अच्छे से खेल रही हैं और लगभग बराबरी पे हैं। अब पासा किसी भी ओर पलट सकता है। कहते नहीं, अधर में अटका हुआ, अभी कोई निर्णय निकलने की ओर नहीं जा रहा है। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों टीमें जो हैं, भारत और इंग्लैंड, बहुत अच्छे से खेल रही हैं और लगभग ऐसे सिचुएशन में हैं कि अभी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच पाना मुश्किल है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। इंडिया स्ट्रेचेज द लीड टू 96 एट क्लोज ऑन द थर्ड डे विद 8 विकेट्स इन हैंड। मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंडिया जो है स्ट्रेच करती है, यानी अपने आप को लेके जाती है। किस चीज को लेके जाती है? द लीड। जो इंडिया को लीड मिली थी, उस लीड को लेके कहाँ तक जा रही है? 96 तक। और ये कब हो रहा है? क्लोज टू द थर्ड डे, थर्ड डे के एंड तक जो लीड है वो 96 तक जा रही है विद 8 विकेट्स इन हैंड। और इंडिया के हाथों में कितने विकेट्स हैं? अभी भी 8 विकेट्स हैं, यानी 2 विकेट्स गिर चुके हैं। ठीक है, ये है। बुमराह क्लेम्स ऑफ फाइफर, बहुत अच्छा वर्ड है फाइफर, क्लेम्स। ठीक है, तो बुमराह जो है उन्होंने एक फाइफर लिया है। फाइफर का मतलब क्या है? ये क्रिकेट का वर्ड है फाइफर। फाइफर का मतलब होता है 5 विकेट्स इन एन इनिंग। अगर एक इनिंग्स में कोई 5 विकेट लेता है तो इसे बोलते हैं कि उसने फाइफर लिया है। ठीक है, जैसे हम 100 मारते हैं, अगर 100 रन बनाते हैं तो कहते हैं सेंचुरी मारा है, जो बैटर होते हैं। अगर आपने 50 रन मारा है तो हाफ सेंचुरी हुआ। इसी तरह अगर विकेट लेने वाला जो बॉलर है, अगर उसने 5 विकेट लिया है तो उसे बोलते हैं फाइफर। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। वाइल ब्रुक मिसेस अ मैडन सेंचुरी ऑन हिज होम ग्राउंड, प्रसिद्ध स्काल्प्स 3 but goes for plenty. Siraj alternates between the good and ordinary. Shoddy fielding hurts the tourist. बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वर्ड हैं और सिर्फ एक ही सेंटेंस है। एक सेंटेंस में 4 वर्ड, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। वाइल ब्रुक मिसेस अ मैडन सेंचुरी। आप लोगों ने मैडन वर्ड सुना होगा बहुत बार। कहते हैं कि जो बच्चा है उसने अपना मैडन स्पीच दिया है। मैडन का मतलब होता है फर्स्ट, पहला। ठीक है, तो ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ये वर्ड कोई नया वर्ड नहीं, लेकिन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? मैडन सेंचुरी, यानी अपना पहला जो है सेंचुरी लगाया है। कहां पर? अपने होम ग्राउंड पे। होम ग्राउंड पे इनकी ये पहली सेंचुरी है। किसकी? ब्रूक की। और प्रसिद्ध जो हैं स्काल्प्स 3। स्काल्प्स का मतलब होता है टेक्स विकेट। प्रसिद्ध ने क्या किया है? प्रसिद्ध कृष्णा एक बॉलर हैं, इन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं। लेकिन एक गड़बड़ी हुई है, विकेट तो 3 मिल गए हैं बट गोज फॉर प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब आप लोग बता सकते हैं? प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा, आवश्यकता से अधिक। तो 3 विकेट तो लिया है लेकिन रन बहुत दे दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा रन इन्होंने दे दिया 3 विकेट लेने के लिए। सिराज अल्टरनेट्स बिटवीन द गुड एंड ऑर्डिनरी। और जो सिराज हैं ये अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेट का मतलब स्विच करना, कभी इधर होना कभी उधर होना, स्विच कर रहे हैं। 2 ऑप्शन के बीच में यदि आप स्विच कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अल्टरनेट कर रहे हैं।
तो सिराज अल्टरनेट कर रहे हैं बिटवीन द गुड एंड ऑर्डिनरी। कभी अच्छा बॉलिंग का परफॉर्मेंस हो जा रहा है, कभी ऑर्डिनरी हो जा रहा है, बहुत खराब भी हो जा रहा है, खूब पिटाई हो रही है। तो सिराज का दोनों के बीच में चल रहा है। शोडी फील्डिंग हर्ट्स द टूरिस्ट, ये बहुत बढ़िया वर्ड है शोडी, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। शोडी जो वर्ड है, इसका मतलब जो है, ये होता है, इसका मतलब पुअर क्वालिटी और केयरलेस। जो फील्डिंग है ना, वो बहुत ही केयरलेस है। जो टूरिस्ट आए हैं, जो मैच को देखने आए हैं, उन्हें अच्छा मैच देखना है, अच्छा क्रिकेट देखना है। लेकिन हो क्या रहा है, जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही खराब फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और खराब फील्डिंग करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ के, भाई सिंपल सी बात है, जो देखने आए हैं, क्रिकेट का मजा लेने आए हैं, उन्हें खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कैच आपके हाथों में जा रहा है, आप छोड़ दे रहे हैं, 4-4 कैचेज़ छोड़ दिए गए, ठीक है? तो इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया को, और टूरिस्ट तो निराश होंगे ही जो अच्छा क्रिकेट देखने आए हैं, ठीक है? आपको पता है कि वहाँ बहुत से भारतीय भी हैं, वो भी क्रिकेट देखने जाते हैं, ठीक है? तो ये है। चलिए, अभी तक कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है जितने वर्ड्स आपने देखे बेहतरीन तरीके से? ये सिंपल से हमने क्रिकेट का एक आर्टिकल लिया है, लेकिन यहाँ भी बहुत प्यारे-प्यारे वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, तो हमने कहा चलो इसको लेते हैं, और ये शायद आपको बहुत हेल्प करेगा आपके वोकैब्युलरी और कॉम्प्रिहेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ट्राइंग टू गेट नियर अ 471 रन फर्स्ट इनिंग्स, टोटल वुड हैव बीन अ स्टीप क्लाइंब फॉर मोस्ट साइड। बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ट्राइंग टू गेट नियर अ 471। अच्छा, सुनने का ही मन कर रहा है तो सुनते रहिए सुरेंद्र जी। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दें, ये आसान नहीं होता है। कह रहे हैं कि 470 रन जो है इंडिया ने पहली इनिंग में बनाए थे। ये टोटल एक बहुत बड़ा टोटल होता है, और इसके पास जाना, ठीक है, अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। वुड हैव बीन अ स्टीप क्लाइंब फॉर मोस्ट साइड। मोस्ट साइड का मतलब कि दूसरी तरफ की जो टीम होती है, उसके लिए 471 जैसा बड़ा स्कोर के पास में जाना, समझ लीजिए ऐसा ही होता है जैसे आप क्लाइंब कर रहे हैं, और क्लाइंब कैसे पर्वत पे कर रहे हैं, जो स्टीप है। स्टीप का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है। आप ये समझ लीजिए कि नीचे से ऊपर स्लोप होता है, जिसपे आप बार बार फिसल जाते हैं, आसान नहीं होता है चढ़ना। तो इस तरह से चढ़ाई करना होता है 471 रन के स्कोर पर तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल शार्प आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए, फिर भी क्या हो गया, बट सो इम्पैथेटिकली डिड इंग्लैंड टर्न द टेबल्स ऑन इंडिया। लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि ये चढ़ाई बहुत स्टीप थी, बहुत ही कठिन थी, आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड ने बहुत ही इम्पैथेटिक, ठीक है, इम्पैथेटिकली का मतलब होता है फोर्सफुली या क्लियरली, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही फोर्सफुली जो है इंग्लैंड ने क्या किया, टेबल को टर्न कर दिया इंडिया की ओर। यानी जो उनके लिए कठिन था, इंडिया ने अपनी तरफ से एक चाल फेंकी थी, बहुत अच्छा प्रयास किया था, आसान नहीं था इंग्लैंड के लिए, लेकिन इंग्लैंड ने इतना अच्छा प्रयास किया, इतना फोर्सफुली, कि वो भी उसके काफी करीब पहुंच गए, और जो टेबल अभी तक उनकी तरफ था, उन्होंने फिर पलट के इंडिया की तरफ फेंक दिया, ठीक है। बहुत ही शानदार। दैट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, थ्री ऑफ द फर्स्ट टेस्ट हियर इन हेडिंगले, इट वाज द विस्टर, डिस्पाइट, ठीक है, rejuvenating cool breeze bowling across the ground, who resembled a pack of tired cyclists staring at the hulking mountain। बहुत ही प्यारा प्यारा वर्ड है, और सेंटेंस भी आसान नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अभी तक आपने देखा कि इंग्लैंड ने बहुत आसानी से 471 का जो टारगेट था उसका पीछा किया, और सिर्फ 6 रन से जो है पीछे रह गए। तो इस तरह से जो टेबल उनकी तरफ थी, उन्होंने इंडिया की तरफ फिर से टर्न कर दिया, और आसानी से पहुंच गए, बहुत ही फोर्सफुली वहां तक पहुंच गए। और इस तरह से जो विजिटर्स हैं, विजिटर कौन है, इंग्लैंड एक तरह से होस्ट कंट्री है, और विजिटर कौन है, इंडिया, जो इंडियन टीम है। तो इंडियन टीम के लिए टेस्ट मैच वैसे ही था, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा, रेजुवनेटिंग का मतलब होता है तरोताजा करना वाला, वहां पे जो चल रहा था, ब्रीज चल रही थी, ब्रीज मतलब समझते हैं ऐसी हवाएं जिसमें
जो है हल्का जो है वाटर रहता है। तो ऐसी बहुत ही कूल ब्रीज चल रहा था वहाँ पे, हवाएँ चल रही थी जो आपको तरोताज़ा कर रही थी, रिजुवेनेट कर रही थी, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद जो हमारे विज़िटर्स थे, यानी जो इंडियन टीम थी, रिजेंबल्ड ऐसे लग रही थी, रिजेंबल का मतलब दिखना, लगना, ऐसे लग रही थी जैसे अ पैक ऑफ टायर्ड साइक्लिस्ट हो। टायर्ड साइक्लिस्ट समझते हैं? तो एक ऐसे टायर्ड साइक्लिस्ट के ग्रुप की तरह, पैक का मतलब होता है ग्रुप, एक समूह की तरह लग रही थी, जो कि एट अ हल्किंग माउंटेन, जो कि हल्किंग का मतलब विशालकाय, माउंटेन का मतलब पर्वत, जो कि एक हल्किंग माउंटेन यानी विशालकाय पर्वत की ओर जो है टायर्ड हो गई है और देख रही है, ऐसे, ठीक है? तो जो साइक्लिस्ट होते हैं अगर वो चढ़ाई कर रहे हैं, थक गए हों, तो ऊपर आकाश की ओर देखते हैं, वही इंडिया की कंडीशन थी। स्कोर तो इन्होंने बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन उसके बावजूद कंडीशन क्या हो गई कि उधर दूसरी तरफ से भी लगातार अच्छे प्रयास हो रहे थे। तो दिन भर ये बस देखते ही रहे, थके हुए, क्योंकि इन्हें कोई सफलता बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो हल्किंग का मतलब आप लोगों ने देख लिया, लार्ज एंड हैवी, भारी भरकम। रिजेंबल वर्ड यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा आप लोग को ग्रामर से रिलेटेड भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पे 471 रन फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ पे ध्यान दें। अगर आप ध्यान देंगे तो 471 देखा जाए तो काउंटिंग में बहुत ज्यादा है, मतलब एक से तो ज्यादा है ही, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पहले क्या लिखा हुआ है, A471। तो थोड़ा-सा आप लोग यहाँ प्रकाश डालेंगे, मैसेज में आप लोग लिख सकते हैं कि 471 तो प्लूरल है, तो उससे पहले जो है ए का प्रयोग क्यों हुआ है? ठीक है? और इसके अलावा जो है रन फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स में भी लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी ये भी एक तरह से प्लूरल नाउन की तरह शो हो रहा है। तो फिर यहाँ भी ये भी दिखा रहा है कि भैया ए का प्रयोग ना हो, नहीं होना चाहिए, गलत है कि नहीं है? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सुरेंद्र जी, प्रमोद जी, ठीक है, दिव्या, वी वीटी, अच्छा वीटी कौन है भाई? इनिंग हमेशा प्लूरल ही होता है। चलिए बहुत अच्छा, यही आप लोग को बताना है, यही आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार आ चुका है। जो इनिंग्स वर्ड है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही रहता है, ठीक है? मतलब ध्यान दे मेरी बात को, चाहे आप एक इनिंग की बात करें या 2 इनिंग की बात करें या 10 इनिंग की बात करें, हर बार जो इनिंग के लिए स्पेलिंग आएगी, वो हमेशा उसमें एस रहेगा। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है और ग्रामर का रूल है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है? तो इनिंग्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। इसी तरह एक और वर्ड आता है समन्स, यहाँ भी यही ध्यान देना है। तो इनके लास्ट में एस आएगा और ये सिंगुलर, प्लूरल दोनों में सेम यूज़ होंगे। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए ए और इनिंग्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई इनिंग सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो भाई हम मान के चल रहे हैं सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये पूरे-पूरे एक इनिंग की बात हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि 471 एक पूरी एक यूनिट के द्वारा, एक पूरी टीम के द्वारा बनाया गया रन है। इसीलिए चूँकि एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए भी ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है एकदम? अब एक दूसरी बात ये है यहाँ पे कि 471 रन फर्स्ट इनिंग्स, तो ये 471 रन के बाद रन्स तो होना चाहिए, ये तो कम से कम सही लिख दो भाई। 471 रन्स, ठीक है, 471 रन थोड़े ना होगा। अब ये आप लोग बताएंगे कि ये क्या सही है कि गलत है? जल्दी आप लोग बताएं, क्या द हिंदू से गड़बड़ी हो गई है या कोई ग्रामर का रूल हो सकता है? जल्दी बताएंगे। सही है, बहुत अच्छा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह से जब भी आएगा 471, ये ग्रामर का रूल है कि जो मेन नाउन है, ध्यान दें यहाँ पे, जो मेन नाउन है वही सिंगुलर प्लूरल होगा। उसके पहले ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं,
ये सारे सिंगुलर रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखना है, ठीक है। जो मेन नाउन है वो आपका क्या होगा, वो सिंगुलर या प्लूरल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसके पहले के जितने भी वर्ड्स आएंगे, ठीक है, हालांकि आप समझ सकते हैं कि नाउन से पहले अगर नाउन भी आ रहा है तो भी वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो सारे एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे और हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि 500 रुपये के 100 नोट्स, 500 रुपये के 100 नोट्स मैंने तुमको दिया था। टुनटुन ने 500 रुपये के 100 नोट्स जो है किसको दिया, गुनगुन को दिया, ठीक है। तो टुनटुन, ठीक है, गेव 100, ठीक है। बताइए क्या बनाए हम, 500 रुपये के 100 नोट्स उसने दिए। बहुत सही प्रमोद जी, मैं जिस तरीके से सुनना चाहता था प्रमोद जी ने बोला, टुनटुन गेव 100 500 रुपी नोट। ये तो ये काफी बेहतरीन है। अब यहां ध्यान दे, 100 चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से क्या होगा, नोट्स आ जाएगा, ठीक है। टुनटुन गेव 100 500 रुपी नोट्स, ठीक है। तो ये जो 500 नहीं लिखा गया है, 500 ही लिखा गया है, 500 रुपी नोट्स। और अगर हम इसी को बोलें कि अब इसका दूसरा इसी तरह से ट्रांसलेट एक बनाना है कि टुनटुन ने गुनगुन को एक 500 रुपये का नोट दिया, देखते हैं कौन बनाता है। एक 500 रुपये का नोट दिया, बताइए। तो अब क्या हो जाएगा, टुनटुन गेव वन, वन लिखें आप, वन ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें, और फिर 500 रुपी नोट हो जाएगा, 500 रुपी नोट। यही अंतर है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है भाई एकदम क्लियरली कि ये ग्रामर का रूल कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। और ये बार बार आता है आपके एग्जाम में, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो आपका ये जो आगे वाला ये जो नाउन है, ये आपका सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो इसके पहले का सबसे पहला वाला जो न्यूमरल है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। बीच वाले सारे में आपको कोई यस या यस नहीं लगाना है। क्लियर है विजय लक्ष्मी जी? विजय लक्ष्मी जी अपने नाम से ही बना लो, ऐसे तो मुझे याद करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा सबका। आप लोग शॉर्टकट यदि बनाए रहेंगे अपने नाम का तो, है ना, ठीक है। अब मैंने एक एक मैं जल्दी से बोल रहा हूं, जल्दी से आप लोग बताइए। मैंने 9 साल की एक लड़की को देखा, मैंने 9 साल की 10 लड़कियों को देखा, देखते हैं कौन बनाता है। अग एक लड़की 9 साल की, 10 लड़कियां 9 साल की, देखते हैं कौन बना रहा है। फास्ट फास्ट, तुरंत बनाइए। सुरेंद्र जी कहेंगे सर लिखने का मन नहीं कर रहा था, आप हमसे लिखवा रहे हैं। एक्चुअली साथ में ग्रामर भी थोड़ा सा करना है हमें। फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना है, चलो। आई सा 9 ईयर गर्ल, ठीक है, 9 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, ठीक है। एक लड़की 9 साल की देखी और 10 लड़की 9 साल की देखी, 10 लड़कियां 9 साल की आपने देखी है।
नो 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 लता, ये नहीं बनेगा। 9 ईयर ओल्ड गर्ल्स। हाँ, अब दिव्या कहा आई सा अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल, फिर दूसरा आई सा 10 9 ईयर ओल्ड गर्ल्स। अब सही है। अ- अब सही है। नीलम ये वाला भी बनेगा, लेकिन जो मैं आपसे बता रहा हूं वो वाला बनाइए, क्योंकि ग्रामर में नियम के अनुसार हम ट्रांसलेशन तो नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशली आपको ग्रामर सिखा रहे हैं। और जो एग्जाम में आता है वो वाला पैटर्न आता है। ठीक है। अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल, 10 9 ईयर ओल्ड गर्ल्स। ठीक है ये। चलिए बहुत अच्छा। आप सभी अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, बहुत बेहतरीन आपने ग्रामर सीखा यहाँ पे, और ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं यहाँ थोड़ा रुक के आपको बताऊं। चलिए, तो हालांकि हवा बहुत बढ़िया चल रही थी, एकदम रिफ्रेश करने वाली, तरोताजा करने वाली ठंडी ब्रीज चल रही थी, लेकिन इंडियंस की जो विजिटर्स हैं, इंडियंस हैं, वो उनकी हालत ऐसे थी जैसे वो थके हुए हैं, और थके हुए होके स्टेयर कर रहे हैं। स्टेयर वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, आप सभी को पता है। स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना। तो वो जो वहां पे चूंकि जो एरिया है वो माउंटेनियस एरिया है, तो जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनको वो देख रहे थे घूर घूर कर। ये, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेयर के लिए एक प्यारा सा वर्ड हमें कोई बताइए, कि स्टेयर के लिए कोई एक और वर्ड, सिनोनिमस वर्ड आप बता सकते हैं क्या हमें? ये इजी वर्ड था, इसलिए बहुत अच्छा। रुचि कुमारी के लिए तालियां हो जाए। गेज, राजकुमार जी ग्लेयर, बहुत अच्छा। गेज, सुरेंद्र जी ग्लेयर, गेज, बहुत अच्छा। गेज वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है, और ये स्टेयर के सब्स्टिट्यूशन के दौर पे यूज आप कर सकते हैं। अब एक चीज और मुझे बताइएगा, कि यहां पे अगर आप ध्यान दें, थोड़ा ग्रामर का यूज बहुत ही शानदार हुआ है। देखिए, इट वाज द विजिटर्स, और उसके बाद देखिए डैश लगाया गया, दोनों तरफ डैश। डैश जो ये इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। अगर आप चाहते तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। यानी कोई बात कहना है, और उस बात के बीच में किसी चीज पे जोर देना है, तो उसको उन्होंने डैश डैश लगा के पहले बोला। ये पंक्चुएशन का बहुत ही शानदार यूज है, ताकि आप पहले ये बात जान लो और फिर उसके बाद मेन चीज पे आते हैं। तो विजिटर्स, डिस्पाइट इसके बावजूद कि बहुत ही बढ़िया तरोताजा करने वाली हवाएं चल रही थी पूरे ग्राउंड पे, लेकिन ये कैसे थे? ये थके हुए थे एकदम। एक थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है ना, कि माहौल बिल्कुल मजादार है, मजेदार है, एकदम रिफ्रेश करने वाला, ताजा करने वाला, लेकिन इनकी कहानी क्या थी? ये थके हुए थे, क्योंकि इंग्लिश टीम भी बहुत बढ़िया खेल रही थी, और इनको फील्ड पे खूब दौड़ा रही थी, चौके छक्के मार के। ये वाली कहानी चल रही है। ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल देखिए बहुत ही बेहतरीन हुआ है, जो आपको जानना है। डैश का प्रयोग करके, या इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है, जब कभी कोई बात जरूरी होती है, जो थोड़ी सी कॉन्ट्रेरी होती है, तो हम उसको डैश का प्रयोग करके बीच में लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान दें। देखिए, आपको पंक्चुएशन एवरीथिंग, जहां कहीं कुछ स्पेशल होगा आपको सिखाएंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो रिजेंबर्ड वर्ड है, ये जो रिजेंबर्ड वर्ड है, अब देखो, जो विजिटर्स हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि हु जो वर्ड है, ये रिजेंबल्ड जो है वर्ब, और जो हु वर्ड है, ये वास्तव में एक तरह से क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया हुआ। अगर मैं पूछूं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या होगा हु का, तो होगा विजिटर्स। ये बात एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको, कि हु का एंटीसीडेंट क्या है? विजिटर्स। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हु रिजेंबल्ड, जो रिजेंबल्ड है, इसके बाद ऑफ नहीं लगाया। जो रिजेंबल करते हैं, किससे रिजेंबल करते हैं? अब पैक ऑफ टायर्ड साइक्लिस्ट, एक टायर्ड साइक्लिस्ट के ग्रुप से रिजेंबल करते हैं। तो जब ग्रुप से रिजेंबल करते हैं, तो रिजेंबल ऑफ होना चाहिए ना। बताइए भाई, रिजेंबल ऑफ होना चाहिए कि रिजेंबल सही है? तो आप लोग को बताऊं, रिजेंबल का मतलब मैच कर रहे हैं। ठीक है। तो रिजेंबल एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। क्या रिजेंबल के बाद टू का प्रयोग करें? क्या रिजेंबल के बाद टू का प्रयोग कर दें, आफ का प्रयोग कर दें? बताओ भाई। या रिजेंबल फ्राम कर दें? भाई वो मैच कर रहे हैं, टायर्ड साइक्लिस्ट से तुलना हो रही है उनकी। बहुत अच्छा। सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लें, जितने लोग ये कह रहे हैं कि रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। लेकिन मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था, दिव्या अग्निहोत्री कंफ्यूज हो गई, और ये लगातार प्रयास कर रही है, सर टू लगा दो, टू लगा दो।
क्योंकि रिजेंबल के बाद हमें लगता है हम टू का प्रयोग कर दें, लेकिन वास्तव में रिजेंबल एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है। जैसे मैं कहूं कि टुनटुन गुनगुन की तरह लगता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे टुनटुन रिजेंबल्स टू गुनगुन, टुनटुन रिजेंबल्स गुनगुन। यानी रिजेंबल के बाद आपको कोई भी जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम बताओ हृदय की गहराइयों में। चलिए भाई, बहुत प्यारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड फ्रॉम एन ओवरनाइट 2009 for 3 fought India to a standstill, ending the first essay just 6 runs adrift। बहुत ही प्यारा प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया इंग्लैंड की कहानी यह थी कि सेकेंड डे पे उसने 209 रन बनाए थे। ओवरनाइट क्यों बोला जा रहा है? हमारे यहाँ ओवरनाइट है, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में तो शाम ही का समय था। तो 209 रन उसने बनाए थे, ठीक है, शाम के समय तक। उस समय उसके 3 विकेट्स थे। फॉट इंडिया टू अ स्टैंड स्टिल, इंडिया से उसने लड़ाई लड़ी। और कब तक लड़ाई लड़ी? जब तक कि एक ठहराव नहीं आ गया, अ कंप्लीट स्टॉप, यानी एकदम एंड तक लड़ती रही है, ठीक है, इंडिया से। और एक बढ़िया स्कोर खड़ा किया। स्टैंड स्टिल बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, अ कंप्लीट स्टॉप, ठहराव। एंडिंग इट्स फर्स्ट एसे। अब ऐसे वर्ड का मतलब तो आपको पता होगा, निबंध, जो आप जानते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब अटेम्प्ट भी होता है, एफर्ट भी होता है, प्रयास। तो इस तरह से उसका जो पहला प्रयास था उसने एंड किया जस्ट 6 रन अड्रिफ्ट। बहुत ही बढ़िया। यानी चूंकि इंग्लैंड पहली पारी खेल रही है तो उसका यह पहला प्रयास है। तो ऐसे वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है। ऐसे का मतलब क्या होता है? प्रयास, एफर्ट, ठीक है। और ये जो पहला प्रयास है, इसमें वो काफी अच्छे तक एक ठहराव तक गए और केवल 6 रन पीछे रह गए। ये बहुत प्यारा वर्ड है, अड्रिफ्ट। 6 रन अड्रिफ्ट, केवल 6 रन से वो क्या रह गए? पीछे रह गए। बहुत ही प्यारा वर्ड है। फॉर द रिमेनिंग 2 डेज द फोरकास्ट इज फॉर ग्रे स्काइज। अब 3 दिन का खेल हो गया है, 2 दिन और बाकी है। टेस्ट मैच में 5 दिन का खेल होता है। तो अब जो अगले 2 दिन हैं, फोरकास्ट है। फोरकास्ट समझते हैं आप लोग? यानी पहले से ही ऐसी भविष्यवाणी की गई है, ठीक है, कि अब जो है ग्रे स्काईज हो सकते हैं। यानी अगर ग्रे स्काई होंगे यानी पानी बरस सकता है, ठीक है, वर्षा हो सकती है। दैट मीन्स इंडिया हैज टू बैट वेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी बारिश होने लगी तो मैच नहीं हो पाएगा ज्यादा। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? बैट वेल, उसे अच्छा खेलना पड़ेगा। बोथ फॉर टाइम एंड रन, और दोनों तरीके से, यानी समय भी कम लेना पड़ेगा और रन भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ये दोनों चीज उसे ध्यान देना पड़ेगा। बाई क्लोज ऑन संडे, संडे के एंड तक इंडिया सोड द स्टमक फॉर अ फाइट बाई रीचिंग 94। सोड द स्टमक फॉर अ फाइट का मतलब समझ रहे, कैलिबर दिखाया, लड़ाई की। तो इंडिया ने अपनी तरफ से यह दिखाया कि यस, वो लड़ाई लड़ना चाहती है, वो मैच को जीतना चाहती है। और इस तरह से उसने 90 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। और ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है? बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्रोपेल्ड बाय अ सिल्कन केएल राहुल नॉक। प्रोपेल्ड का मतलब होता है ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जो आपके केएल राहुल साहब हैं, ये मूव फॉरवर्ड, ये आगे आए हैं विद फोर्स। यानी इन्होंने, इनकी पारी की वजह से इन्होंने प्रयास किया है। बाय अ सिल्कन, सिल्कन का मतलब यहाँ पे वो वाला सिल्क नहीं है। सिल्कन का मतलब चमकते हुए। केएल राहुल चूंकि अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो प्रयास देखो, राहुल नॉक, नॉक का मतलब होता है प्रयास, या जो इन्होंने बैटिंग किया है वो, ठीक है। तो केएल राहुल का जो प्रयास है, नॉक है, जो अटेम्प्ट है, उसकी सहायता से क्या हुआ कि भारत जो है 90 पे, ठीक है, 2 विकेट खोते हुए 90 रन बना चुका है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
बताइए भाई। तो सिल्केन का मतलब रेशमी, कोमल, यानी यहाँ पे ये फिगरेटिव मीनिंग है। कई बार जो सिंपल वर्ड होते हैं ना उसके फिगरेटिव मीनिंग लिए जाते हैं। तो यहाँ सिल्केन का मतलब ये कि बहुत ही कोमल, बहुत आराम तरीके से। ऐसा नहीं है कि मार छक्के छक्का बहुत बहुत जोर जोर से मारा है केएल राहुल ने, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से रन बनाए हैं। और उनके रन बनाने के तरीके को यहाँ सिल्केन बोला गया है। ठीक है, तो ये देखिए एडजेक्टिव का कितना प्यारा यूज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आप सभी को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द ओपनिंग सेशन ऑन मंडे, जो मंडे का ओपनिंग सेशन था, ओपनिंग सेशन है, विल डिसाइड हु क्रैक्स ओपन द कॉन्टेस्ट। बहुत ही प्यारा वर्ड, क्रैक्स ओपन द कॉन्टेस्ट। जो मंडे का दिन होगा, यानी जो आज का दिन होगा, आज का जब मैच स्टार्ट होगा, तब देखा जाएगा कि कौन कॉन्टेस्ट को ओपन करता है। यानी अब ये तो आज के दिन ही डिसाइड होगा ना कि कौन कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जितना बढ़िया से इंडिया खेलेगा ये डिसाइड करेगा कि भाई वो आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखिए आप लोगों को कितना बेहतरीन कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है, आपका मन खुश हो जाएगा। इफ हैरी ब्रूक एंड जेमी स्मिथ हैड बीन मोर गेम अवेयर, इंग्लैंड कुड हैव रियली हर्ट इंडिया। बताइए भाई, ये जो है यूज किया गया है। ठीक है, आपका कंडीशनल सेंटेंस है। यदि हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने जो है ये रहे होते, क्या रहे होते, और ज्यादा अवेयर रहे होते, मतलब अच्छा खेले होते, तो क्या होता, इंग्लैंड कुड हैव रियली हर्ट इंडिया। तो इंग्लैंड ने वास्तव में इंडिया को हर्ट किया होता। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रमोद जी के लिए तालियां हो जाए। रुचि कुमारी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, और अगर इस तरह आप पहचानने लगे तब तो आनंद ही आ जाएगा। यही तो मेरा पर्पज है कि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल नॉलेज देना चाहता हूं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करना चाहता हूं, एंड यू ऑल आर इंजॉइंग। ठीक है, तो ये जो है वास्तव में थर्ड कंडीशनल है। और यहाँ पे थर्ड कंडीशनल कैसे, आप देखिए हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यहाँ बीन बी का थर्ड फॉर्म है, हैड बीन। ये बीन वो वाला बीन नहीं है जो बी आप परफेक्ट में देखते हैं। ये हैड और प्लस बी का थर्ड फॉर्म है बीन। तो यदि ये दोनों जो है ज्यादा अवेयर रहे होते तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे तरफ सब्जेक्ट, ठीक है, कुड वुड, ये इसमें से कोई भी हो सकता है, कुड वुड माइट, और प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इंग्लैंड कुड हैव रियली हर्ट इंडिया, तो हर्ट जो है ये वास्तव में थर्ड फॉर्म है, हर्ट हर्ट हर्ट। बहुत अच्छा प्रमोद जी। तो अब यहाँ पे जो है देख रहे हैं थर्ड कंडीशनल का कितना बेहतरीन यूज हुआ है। अभी और भी एक दो कंडीशनल आगे यूज हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। तो यदि इन दोनों लोगों ने अच्छे अवेयर होके खेले होते तो शायद इंग्लैंड भारत को और ज्यादा हर्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पास्ट में जो कोरी कल्पना होती कि यदि ऐसा होता तो ये होता, लेकिन जब हो ही नहीं पाया तो फिर क्या, है ना। बोथ बैटर्स, अब दोनों की बात हो रही है, जो जो दोनों बैटर हैं, फेल टू द शॉर्ट बॉल प्लॉय फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा बाय गेटिंग कॉट इन द डीप। जो प्रसिद्ध कृष्णा हैं, इन्होंने एक चाल खेली। चाल क्या खेली, प्लॉय, बहुत ही प्यारा वर्ड है। प्लॉय मतलब चाल, टैक्टिक, ट्रिक। इन्होंने एक ट्रिक खेला, और ट्रिक क्या खेला, ट्रिक था शॉर्ट बॉल का, कि हम शॉर्ट बॉल डालेंगे। शॉर्ट बॉल क्या होता है, आपके सीने तक आता है, तो बैटर क्या करता है, उसको मारता है हवा में, और जब वो हवा में मारेगा तो जाके कैच हो जाएगा, शिकार बन जाएगा। तो इन्होंने जो शॉर्ट बॉल की टैक्टिक खेली उसके क्या हो गए, ये शिकार हो गए, विक्टिम बन गए। कौन, जो बैटर्स हैं, दोनों बैटर हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ। तो क्लियर है सभी को। तो फेल टू एक बहुत प्यारा फ्रेज है, और फेल टू के बहुत मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग जो क्रिकेट में वो डिसमिस है या गेट आउट होना है। ठीक है, या नॉर्मल सेंस में बोलें तो कोई बिकम अ विक्टिम, आप अगर कोई किसी चीज का विक्टिम बन जाता है इसका मतलब वो फेल टू हो गया उसका। या डिफीटेड बाय, बी डिफीटेड, तो डिफीटेड हो जाए या विक्टिम बन जाए या डिसमिस हो जाए। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो जो इनकी चाल थी शॉर्ट बॉल की, उसके क्या हो गए, ये दोनों बैटर्स विक्टिम बन गए। ठीक है, उससे डिफीट हो गए, डिसमिस हो गए।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ही प्यारा ये आपका फ्रेज है। आपको एक दो एग्जाम्पल और दिया है। द एंशियंट सिटी फेल टू इन्वेडिंग आर्मी आफ्टर अ लॉन्ग सीज। ठीक है, तो जो एंशियंट सिटी थी वो क्या हो गई? फेल टू हो गई, यानी डिफीटेड हो गई। किससे डिफीटेड हो गई? जो इन्वेडिंग आर्मी थी, जो अटैक करने वाली आर्मी थी, एक लंबे सीज के बाद उससे क्या हो गई? डिफीट हो गई। तो एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कि ही फेल टू टेम्पटेशन एंड एट द इंटायर केक। ठीक है, ये भी एक आपके सामने एग्जाम्पल है। एक केक रखा गया है आपके सामने और आप अपने आप को रोक नहीं पाए। आप जो टेम्पटेशन है उसके विक्टिम बन गए, विक्टिम बन गए और आपने पूरे केक को खा लिया। ऐसा आप लोग के साथ बहुत बार होता होगा कि आपके सामने कोई चीज रखा है और आपसे कहा गया बेटा खाना नहीं, लेकिन टुनटुन कहाँ मानने वाला है। थोड़ी देर देखा, पहले किनारे से ऐसे लेके अपने जीप पे लगाया, फिर एक बार में झपट्टा मार के पूरा खा लिया। तो ऐसा हो जाता है। आपको याद होगा, अगर आप लोग पैराडाइज लॉस्ट पढ़े हैं तो वहां भी ध्यान दीजिए। जो हमारी माता जी हैं ईव, ठीक है, ग्रैंड ग्रैंड मदर ईव हैं, और वो किस तरह से सैटन सैटन जो उनको टेम्पटेशन देता है कि आप जो है फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री खाइए, ठीक है, इससे आप मेरी तरफ बोलने लगेंगी। ठीक है, और ये टेम्पटेशन में फेल हो गई। ठीक है, फेल टू टेम्पटेशन, और उसके बाद उन्होंने उसको खा लिया। Am I clear to everyone? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जसप्रीत बुमराह गॉट अ डिजर्व्ड फाइफर। फिर फाइफर आ गया, यानी 5 विकेट हॉल। जसप्रीत बुमराह को कितना मिला? 5 विकेट मिला था। ठीक है, ई फेल टू टेम्पटेशन एंड एट द फॉरबिडन फ्रूट। बहुत अच्छा नेताजी। बट बाय द टाइम द 31-year-old, देखो कितना बेहतरीन। जो आप लोग ग्रामर तो सारा यहां से सीखने वाले हो। देखो 31-year-old, ठीक है, ये बुमराह के लिए आया हुआ है। ये फिर वही रूल है, 31 ईयर्स नहीं लिखा है, 31-year-old बुमराह बोल लो आप। ठीक है, तो ये है। और आप में से कोई बोल रहा था सर पंक्चुएशन मार्क्स। एक्चुअली जो पंक्चुएशन मार्क है वो हर वर्ड के पहले लगेगा। जितने भी एडजेक्टिव होंगे उनके पहले आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना पड़ेगा। जो नाउन होगा वो पंक्चुएशन मार्क नहीं लेगा। बाकी जितने भी उसमें वर्ड आएंगे बीच में, उन सब के बीच में आपको ये डैश लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट द बट द बाय द टाइम द 31-year-old अर्नड 31-year-old बुमराह, ठीक है, अर्नड हिज 4th and 5th विकेट। जब तक कि बुमराह ने अपने चौथे और पांचवें विकेट को लिया तब तक देर हो चुकी थी। ठीक है भैया, फाइफर तो लिया, लेकिन जब तक उन्होंने लिया तब तक देर हो चुकी थी। इंग्लैंड हैड ऑलरेडी रीच्ड 460। इंग्लैंड तब तक 460 पे पहुंच चुका था और इंडिया ने टोटल कितने बनाए थे? 471। तो तब तक काफी देर हो चुका था। It was a day of purposeless bowling and suffering as Prasidh ended up leaking 128 runs from 20 overs। तो आप देखिए कुछ बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, ये बहुत ही पर्पजलेस आपका जो है बॉलिंग उस समय चल रहा था। बुमराह के अलावा किसी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं की। सफरिंग, एक तरह से सफरिंग थी। और जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध जो कि एक बॉलर हैं प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने अपने 20 ओवरों में 128 रन दे दिए, बहुत ज्यादा रन दे दिए। एंड मोहम्मद सिराज अल्टरनेटेड बिटवीन गुड एंड ऑर्डिनरी स्पेल्स। ये आपको पहले दिखा चुका हूं कि ये कभी अच्छा फेंक रहे थे, कभी खराब फेंक रहे थे, खूब जम के पिटाई हो रही थी इनकी भी। सो बेरिफ्ट ऑफ आइडियाज वाज इंडिया। अब बहुत ही बेहतरीन लाइन है। अब देखते हैं कौन यहां पे बेरिफ्ट का मतलब बता दो भाई। बेरिफ्ट ऑफ आइडियाज वाज इंडिया। अब इंडिया की कंडीशन कैसी थी? इंडिया देखो एक यूनिट के तौर पे आया है। इंडिया के पास बहुत सही राजकुमार जी, आइडिया बिल्कुल, कुछ आइडिया बचा ही नहीं था। समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या। और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? सुमन गिल। तो सुमन गिल ने यह डिसाइड किया कि भैया अब बात बनेगी नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? अब इन्होंने एक नया टेक्टिक किया। स्टेशनड 4 men इन द डीप एंड ट्राइड द बाउंस आउट ब्राइडन कार्स। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक टेक्निक, एक गेम खेला। कहा कि ऐसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं,
4 लोगों को उन्होंने डीप में खड़ा कर दिया। डीप का मतलब हुआ फील्ड में काफी पीछे की ओर, बाउंड्री लाइन के आसपास खड़ा कर दिया। और बाउंड्री लाइन के आसपास खड़ा करने से फायदा क्या होगा कि अगर शॉर्ट बॉल डाला जाएगा तो बॉल को जब मारा जाएगा तो उछल के वो पीछे की ओर जाएगी डीप में, और शायद वहां से कैच बनने के आसार हो जाए, कैच ले लिया जाए। तो ऐसा फिर, चूंकि बेरेफ्ट, बेरेफ्ट का मतलब कोई भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा था, लैकिंग समथिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक है, कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो सुमन गिल ने स्टेशन किया। स्टेशन का मतलब प्लेस किया, बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्लेस करना, असाइन किया, ठीक है। 4 मेन को, 4 लोगों को कहां पे तैनात किया, डीप में तैनात किया, और ट्राई टू बाउंस आउट, और फिर बाउंसर फेंकने के लिए बोला, शॉर्ट बॉल फेंकने के लिए बोला, ठीक है, किसको, ब्राइडन कार्स को। अब बताइए क्या ये शिकार बन जाएंगे? तो यस, आप देखिए, नो मग विद द बैट बट स्टिल एट नंबर 9। ऐसा नहीं था कि जो ब्राइडन है कोई बेवकूफ आदमी है। नो मग विद बैट, बहुत ही प्यारा, नो मग विद, मग विद का मतलब स्किल्ड होना, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये स्किल्ड नहीं थे बैट से, बिल्कुल बैट से स्किल्ड थे, बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, बट फिर भी 9 नंबर पे खेल रहे थे। और जब 9 नंबर पे खेलेंगे, ठीक है, तो दिक्कत होगी, ठीक है। 9 नंबर का प्लेयर, सोचिए 9 नंबर का प्लेयर बैटिंग इतना अच्छा कर रहा था, इस बात पे बात हो रही है, कार्स एंड क्रिस ओक्स कंबाइंड फॉर 55 8 विकेट रन्स। अब फिर ध्यान दो, वही सेम नियम आ गया है। कार्स और क्रिस ओक्स ने, दोनों ने मिलकर 55 रन की जो है साझेदारी की है, और ये एक ऐसा पार्टनरशिप है, ठीक है, दैट गेव द होस्ट अ सिग्निफिकेंट टेल विन। टेल विंड एक बहुत प्यारा वर्ड है, टेल विंड का मतलब जो एकदम पीछे होता है, ठीक है, लेकिन पीछे से भी अनुकूल हवा चल सकती है, ठीक है, और यहां पे मतलब है सहारे से। तो इंग्लैंड को एक तरह से उनके पीछे वाले पार्ट से सहारा मिला 55 रन का। और ये जो 9 नंबर पे बैटिंग करने आए थे, कार्स एंड क्रिस ओक्स, इनको भी बैटिंग आती थी, लेकिन 9 नंबर पे 55 रन बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है, और इसी बात को यहां पे बताया जा रहा है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब यहां पे फिर ग्रामर का नियम पे आ जाते हैं। 55 8 विकेट रन्स। अब प्रमोद जी, सारे लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पे रन्स नाउन की तरह आया हुआ है, और ये 55 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है ये प्लूरल है, और इसी के हिसाब से आप देख रहे हैं कि रन्स यूज किया गया है, नाउन प्लूरल यूज किया गया है। उसके बीच में जो चीजें हैं, 8 विकेट, 8th विकेट, इनके बीच में किसी में भी यस या यस नहीं लगाया जाएगा। और मैंने आपसे बताया कि जो मेन नाउन होगा उसी को आप सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे, उसके पहले के जितने भी वर्ड्स होंगे उनके बीच में आपको डैश का प्रयोग करना है। तो यहां देखिए डैश का प्रयोग किया गया है। आई एम क्लियर टू एवरीवन? तो ये है मामला। तो 9वें नंबर पे भी बैटिंग करते हुए, हालांकि वो नौसिखियां नहीं थे बैटिंग में, फिर भी 9वें नंबर पे 55 रन जोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसकी वजह से जो होस्ट हैं, यानी जो इंग्लिश टीम है, उसको एक सिग्निफिकेंट टेल विंड मिल गया, उसको एक पर्याप्त मात्रा में एक इंपॉर्टेंट सहारा मिल गया पीछे वाले जो टीममेट्स हैं उनके, उनसे। बहुत ही प्यारा प्यारे वर्ड्स हैं भाई, समझ में आ रहा है सभी को? लगभग अब हम एंड करने के कगार पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो ईडियम फ्रेज है वो बहुत हमने लेके आए हुए हैं हम। नो मगविद, अगर नो मगविद समथिंग आप कर रहे हैं तो एक इनफॉर्मल ईडियम है, इसका मतलब होता है कि समवन इज कॉम्पिटेंट, स्किल्ड, आर नॉट बैड एट, ठीक है, यानी जो आपके महोदय हैं वो स्किल्ड हैं, वो बुरे नहीं है बैटिंग करने में, ठीक है, लेकिन 9 नंबर पे इतने रन जोड़ देना बड़ी बात है भाई। तो ये चीज है, इसी का मतलब है दे आर नॉट अ बिगनर, इजिली फूल्ड, उनको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। तो बहुत बेहतरीन फ्रेज, ईडियम आपको मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ऐसे ईडियम आपके एग्जाम में आते हैं तो हमारा स्टूडेंट कहता है सर ये ईडियम कहाँ पे आ गया, हमने तो पूरा पूरा ब्लैक बुक पढ़ डाला था, हमने तो एसपी बख्शी पढ़ डाली थी, फिर भी आ गया। ऐसे ही आता है जब आपको आसानी से नहीं मिलते हैं बुक्स में।
और ये अगर आप यहाँ करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता है और आप बेहतरीन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है, मैंने इस चीज को यहाँ फिर ब्रैकेट में समझाया है। ठीक है, और ठीक है, क्लियर है एकदम सभी को। एक और एग्जाम्पल आपको दिया है, ही इज नो मग विद पेन ब्रश। ठीक है, पेंट ब्रश, हिज लैंडस्केप्स आर सरप्राइजिंगली गुड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब सबसे लास्ट में चलते हैं, बस 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए और एकदम एंड तक बने रहिए, तब आपको फायदा मिलेगा। बीच बीच में आप इधर उधर जा रहे हैं, ये आपके एकाग्रचित नहीं है। आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए, तब आप ज्यादा लर्न करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। यार्क सायर्स ब्रुक कुड हैव हैड, बहुत बेहतरीन। फिर देखिए, यार्कशायर के रहने वाले हैं ब्रुक। ठीक है, कुड हैव हैड हिज 9th टेस्ट, शायद ये अपना 9th टेस्ट टन बना सकते थे और ये इनका पहला टेस्ट शतक होता। कहां पे? इनके होम स्टेडियम पे। बट कुडंट कैपिटलाइज डिस्पाइट बीइंग रिप्रीव्ड। क्या बात है भाई, रिप्रीव्ड ट्वाइस, बहुत बढ़िया वर्ड है रिप्रीव्ड। रिप्रीव्ड का मतलब होता है गिवन रिलीफ या स्पेयर्ड। 2 बार छोड़ दिया गया था। 2 बार इनको मौका मिला था भाई। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग रिट्रीव्ड ट्वाइस, 2 बार मौका मिलने के बावजूद भी ही कुडंट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। कैपिटल का मतलब होता है इनकम, तो कैपिटलाइज अगर वर्ब मिला है तो इसका मतलब लाभ उठाना। तो यानी ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बहुत ही प्यारा वर्ड, दोनों बहुत प्यारे वर्ड। लाभ नहीं उठा पाए, 2 बार मौका मिला था, 100 लगा सकते थे अपने होम ग्राउंड पे पहला और अपने जीवन काल का, अपने करियर का नवा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत प्यारा। चलिए, तो उम्मीद है कि वोकैबुलरी भी बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं ऑन 46। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंडिया टीम में भी देख लेते हैं। ऑन 46, ऑन 40, अभी इसी की बात हो रही है। 2 बार इनको कब कब मौके मिले थे थोड़ा देख लो। 46 पे जो है एक मौका इनको मिला था, ऋषभ पंत उस समय फेल्ड टू लैच। बहुत प्यारा वर्ड, ये वर्ड आपने सुने ही नहीं होंगे, बहुत प्यारे वर्ड। फेल्ड टू लैच ऑन टू अ टफ चांस ऑफ रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का जब बॉल कर रहे थे उस समय, तो उस समय जो है 46 पे ऋषभ पंत ने क्या कर दिया, फेल हो गए, असफल हो गए। टू लैच, लैच मतलब टू कैच, टू होल्ड। उस समय जब बॉल उनके पास आई थी ऋषभ पंत के पास, तो बॉल को होल्ड नहीं कर पाए, कैच नहीं कर पाए। तो एक तो मौका 46 पे दिया, दूसरा मौका कब दिया, देन ऑन 82, फिर उसके बाद 82 पे भी एक मौका दे दिया। यशस्वी जायसवाल ग्रास्ड हिम, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है। ग्रास्ड का मतलब ड्रॉप द कैच। तो 82 पे भी यशस्वी जायसवाल ने एक कैच ड्रॉप कर दिया, दिस टाइम एट गली। और कहां पे, गली पे जो है ड्रॉप किया था। गली मतलब जो विकेट कीपर के बगल में जो जगह होती है, स्लिप होता है, और स्लिप 2 स्लिप होते हैं, फिर उसके बगल में गली होता है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया। और इस बार कौन थे, अनलकी बुमराह, बुमराह की गेंद पे जो है ड्रॉप कर दिया। बट फॉर दो चांसेस, अब 2 चांस मिले इनको, लेकिन ये दोनों चांसेस का क्या हुआ, एट द मोमेंट ऑफ डल डिसीजन मेकिंग दैट लेड टू द डिसमिसल। 2 चांस मिले, लेकिन एट लास्ट जब उनको अपना शतक लगाना था, 1 रन सिर्फ बाकी था, उस समय इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। डल डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग था वो डल था। डल का मतलब शार्प नहीं था। अगर उन्होंने तुरंत अपना दिमाग लगाया होता क्विक, कि भैया ये मुझे फंसाया जा रहा है, तो शायद वो बच गए होते। लेकिन डिसीजन मेकिंग शार्प नहीं ले पाए वो, थोड़े से वहां पे वो, आप ये कह लो कि लेथार्जिक हो गए, और इस वजह से क्या हो गया, उनका डिसमिसल हो गया। फाइनली वो क्या हो गए, हार गए, डिफीट हो गए और आउट हो गए। ब्रुक वाज एश्योर्ड। ठीक है, ब्रुक को लग रहा था कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन फाइनली जो है वो आउट हो गए।
अब आगे ध्यान दें। A dance down the track to Bumrah for a searing square driven बाउंड्री। अब ध्यान देंगे यहां पे, जब भी कोई ऐसा प्लेयर होता है, जब उसके सामने कोई बढ़िया और प्लेयर आ जाता है, एक बैटिंग करने वाला है, सपोज करो उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉलर आ जाए और वो बॉलर सबको बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस पर शॉट लगाना बड़ा मुश्किल है। उस समय अगर सामने वाला बढ़िया शॉट लगा दे तो वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता है। और कुछ ऐसा ही महसूस किया 26 साल के इस नए यंग प्लेयर ने, जब इसने बुमराह जैसे बड़े प्लेयर पे एक शानदार चौका मार दिया। तो अ डांस डाउन द ट्रैक, ट्रैक पे ही, ट्रैक का मतलब जो फील्ड है जहां पे बॉल फेंकी जाती है, जिस पर बैटिंग की जाती है, तो उस ट्रैक पे ही डांस करना शुरू कर दिया टू बुमराह फॉर अ सीरिंग स्क्वायर ड्रिवन बाउंड्री। जब उन्होंने क्या किया, ब्रुक ने शॉट लगाया, एक ड्राइव लगाया, और ड्राइव कैसा था वो, सीरिंग था। सीरिंग बहुत प्यारा वर्ड है। सीरिंग का मतलब तीव्र, झुलसाने वाला, ऐसा शॉट लगाया जो बहुत तेजी से, ठीक है, फील्डर्स के बीच से गया, चीर के गया, ठीक है। और ये उनका स्टेटमेंट शॉट था कि मैं कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं हूं, ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा प्लेयर हूं। तो सीरिंग वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। सीरिंग का मतलब चीर के जाने वाला, तीव्र, झुलसाने वाला, बहुत ही प्यारा वर्ड है। द 26 ईयर ओल्ड, फिर देखो ये ग्रामर का नियम बार बार आ रहा है। 26 ईयर ओल्ड हैरी ब्रुक मेड हिज इंटेंशंस क्लियर क्वाइट अर्ली। इन्होंने अपने इंटेंशन को, इंटेंशन सभी को पता है इंटेंशन का मतलब, कैन एनीवन टेल इट्स अनदर वर्ड इन इंग्लिश विच इज वेरी क्लोज टू इंटेंशन, कैन एनीवन गिव अनदर वर्ड, बताइए। तो इन्होंने अपने इंटेंशन को बहुत ही क्लियर कर दिया था शुरुआत में ही, क्वाइट अर्ली, एकदम शुरू में ही। बहुत अच्छा मेंटल स्टेटस, बहुत अच्छा। उन्होंने अपने मेंटल स्टेटस को, ठीक है, शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि भैया मैं क्या करने वाला हूं। इरादा बहुत अच्छा, अपने इरादे को, पर्पज, कटिंग प्रसिद्ध फारा फोर, प्रसिद्ध कृष्णा को फोर मारा, लॉन्चिंग हिम ओवर मिड विकेट, मिड विकेट के ऊपर उनको गेंद को फेंक दिया, इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द प्ले, पहले ओवर में ही प्रसिद्ध कृष्णा को पिटाई की। और इस तरह से इन्होंने दिखा दिया कि भैया मैं आराम से यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं पिटाई करके जाऊंगा। सिराज वाजंट स्पेयर्ड, स्पेयर वर्ड बहुत बढ़िया, सिराज को भी छोड़ा नहीं गया, बहुत बढ़िया। सिराज वाजंट स्पेयर्ड आइदर, क्या ग्रामर का यूज है, शानदार। सिराज वाजंट स्पेयर्ड, पहली बात तो स्पेयर्ड का मतलब सभी को पता होगा, स्पेयर का मतलब छोड़ना। सिराज को भी नहीं छोड़ा गया। आइदर क्यों यूज किया गया है भैया, आइदर ना यूज करते तो भी काम चल जाता, आइदर क्यों यूज किया? कैन एनीवन टेल व्हाई आइदर हैज बीन यूज्ड हियर, व्हाई हैज द आइदर बीन यूज्ड हियर, कैन एनीवन टेल? भैया आइदर क्यों यूज किया? सिराज वाजंट स्पेयर्ड, सिराज को भी नहीं छोड़ा गया, आइदर क्यों यूज कर दिए भाई? ड्रिवन स्टेट ड्रॉन, ठीक है, स्टेट उनको पिटाई की, हिट ओवर द इनफील्ड, ठीक है, ओवर द इनफील्ड फॉर मल्टीपल बाउंड्रीज। अब ये बहुत बढ़िया फ्रेज है, ओवर द इनफील्ड, ठीक है। अब इस फ्रेज पे मैं जाऊं उससे पहले आपको आइदर का मतलब यहां समझा दूं। दो की बात तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन किस दो की बात हो रही है ये समझना है आपको। देखो यहाँ पे जितने भी बॉलर हैं, जैसे उन बॉलर में जो बुमराह है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले प्रसिद्ध की बात हुई है, थोड़ी देर पहले, और फिर उसके तुरंत बाद हो रही है बुमराह सिराज की बात। तो इसका मतलब आइदर की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्रसिद्ध को पहले पिटाई की और फिर उसके बाद बुमराह को भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई भी नहीं बचा, दोनों की पिटाई की, ठीक है। और इनकी कैसे पिटाई की? ओवर द मिडफील्ड, ये बहुत अच्छा फ्रेज है क्रिकेट का। ओवर द मिडफील्ड का मतलब क्या होता है भाई? तो ये देख लें, ओवर द मिडफील्ड, ओवर द मिडफील्ड रिफर करता है हिटिंग द बॉल इन द एयर, एयर में बॉल को पिटाई मारना है, ठीक है, ओवर द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द क्लोजेस्ट फील्डर्स आर पोजीशन। सपोज करिए दो फील्डर हैं और दो फील्डर के बीच से अगर ऐसा शॉट मारा जाए कि दो फील्डर को बीच से चीरती हुई निकल जाए, तो उसको बोलेंगे ओवर द इनफील्ड, ठीक है। यानी दो प्लेयर के बीच से आपको बॉल को निकालनी है, ये मतलब। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लगभग हम एंड की ओर जा रहे हैं।
सेकेंड डे सेंचुरियन, देखो फिर ये वही सेकेंड डे सेंचुरियन ओली पोप, ठीक है। ये पूरा पूरा आप देख रहे हैं कि एक नाउन है पूरा पूरा, ठीक है। ओली पोप ये पूरा पूरा एक वर्ड है, एक मतलब कंपाउंड नाउन है, ठीक है। सेकेंड डे सेंचुरियन, ठीक है, ओली पोप walks walks back to the pavilion in the third over of the day, तीसरे दिन, एंड बेन स्टोक्स रिट्रीट, रिट्रीट भी बहुत प्यारा वर्ड है, आफ्टर अ प्रॉमिसिंग 51 रन पार्टनरशिप डिड नथिंग टू ब्रेक ब्रुक्स मोमेंटम, ठीक है। तो अब ध्यान दें, सारे वर्ड्स को समझते हैं। सेकेंड डे सेंचुरियन, सेंचुरियन वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। सेंचुरियन का मतलब अ प्लेयर हु स्कोर्स 100 रन। अभी इसके पहले भी एक वर्ड आपने सुना था टन, टन का मतलब भी सेंचुरियन ही होता है, अ प्लेयर हु स्कोर्स 100 रन। क्लियर है सभी को? अब ध्यान दें, जो सेकेंड डे सेंचुरियन थे ओली पोप, ये सुबह जल्दी ही चले जाते हैं थर्ड ओवर में ही। पवेलियन एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। पवेलियन का मतलब क्या होता है? पवेलियन बिल्डिंग फॉर प्लेयर्स एट अ ग्राउंड, ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के बाहर बिल्डिंग होती है, प्लेस होती है, जहां पे जो प्लेयर्स होते हैं आउट होने के बाद या फिर ऐसे बैठे रहते हैं, तो उसको पवेलियन बोलते हैं। अब इसके बाद बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं। इसके बाद जो अगला प्लेयर आता है वो है बेन स्टोक्स, रिट्रीट फ्रॉम अ प्रॉमिसिंग 51 रन पार्टनरशिप। रिट्रीट का मतलब बहुत ही प्यारा वर्ड है, रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना। क्या होता है रिट्रीट का मतलब? टू गो बैक, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। टू गो बैक, रिवर्स, बहुत अच्छा। यानी बेन स्टोक जो कि 51 रन का पार्टनरशिप कर चुके थे, ये रिवर्स बैक हो गए, यानी गो बैक हो गए, वापस चले गए। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। और रिट्रीट का अगर मैं पूछूं कि उल्टा बताओ, बहुत अच्छा सीखा। रिट्रीट का उल्टा क्या होता है? एडवांस, यानी आगे की ओर बढ़ना। मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो एंटोनिम हो गया। गो बैक, वापस जा रहे हैं, रिट्रीट, बहुत प्यारा वर्ड है। तो हालांकि ये 51 रन का पार्टनरशिप टूट गया बेन स्टोक के साथ, ठीक है, उसके बावजूद भी जो ब्रूक है, ब्रूक जो 26 साल का प्लेयर है, इसका मोमेंटम जो है वो टूट नहीं रहा है, ये टूटा नहीं, तब भी नहीं टूटा। मोमेंटम का मतलब होता है लय, ठीक है। वो लय जो है बहुत प्यारा वर्ड है, उसका जो लय है, ठीक है, वो टूटा नहीं, वो लगातार अच्छा खेलता रहा ब्रूक। ही मूव्ड इनटू 90s, वो 90s तक पहुंच गया। अब देखो 90s, ये बहुत बढ़िया ग्रामर आप लोग को बताया गया था कि अगर कोई भी न्यूमेरल है, अगर उसका प्लूरल बनाना है, तो आपको केवल एस लगा देना है, ठीक है। 90s, ठीक है। 90s का मतलब हुआ 91 से लेके 90 से लेके 99 के बीच के डिजिट को 90s बोलते हैं, ठीक है। तो ये 90s में रहा और फाइनली 99 पे आउट हुआ था। तो मूव्ड इनटू 90s बाय क्लबिंग सिराज फॉर अ सिक्स, और इसी दौरान उसने सिराज को क्या मारा? एक सिक्स मारा, ओवर द लॉन्ग ऑन बिफोर अ ब्यूटीफुल स्टीयर्ड फोर टू द पॉइंट फेंस गॉट हिम 97, ठीक है। अब एकदम लास्ट में, एंड में हम आ गए हैं। अब अंतिम 2 से 3 मिनट है, पेशेंस बनाए रखें और एंजॉय करते रहें। बट वेन एन 99, जब वो 99 पे आ गए, द इल जज्ड च्वाइस टू हुक प्रसिद्ध, वहीं पे गलती कर दिया। कहा जाता है व्यक्ति अपने एकदम जब अंतिम शिखर पे आ जाता है, तब कोई ऐसी गलती कर देता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जब 99 पे आ गए, तो वहां पे उन्होंने क्या किया? इल जज च्वाइस, एक ऐसा च्वाइस किया जो इल जज था। बहुत ही बढ़िया वर्ड। इल जज का मतलब होता है पुअरली थॉट आउट, यानी ज्यादा अच्छी तरीके से आप विचार न कर पाए, सोच ना पाए, उसी को इल जज्ड बोलेंगे। तो वहां पे उन्होंने जो च्वाइस लिया वो इल जज था, बहुत अच्छे से सोच नहीं पाए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को हुक कर दिया। हुक करने का मतलब मार देना ऊपर की ओर। तो बैट उनके सीने तक आई और सीने से उन्होंने सीधे बैट को ऊपर की ओर मार दिया, जबकि उनके पास दूसरा ऑप्शन था। चॉइस उनके पास दो थी,
वो गेंद को ऊपर से नीचे की ओर दबा भी सकते थे। देखो, रादर देन टैप द बॉल डाउन, टैप का मतलब प्रेस, वो चाहते तो बॉल को ऊपर से नीचे की ओर भी दबा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऊपर की ओर हवा में मार दिया। तो दो ऑप्शन थे, लेकिन इन्होंने गलत वाला ऑप्शन चुना। अगर टैप द बॉल डाउन किए होते तो इससे क्या होता, फॉर अ सिंगल, तो एक सिंगल ले लेते और इससे उनका जो सेंचुरी की होप थी 100 रन बन जाते। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए और उन्होंने क्या किया, एक गलत डिसीजन लिया और हुक कर दिया। और इससे क्या हो गया, जब गलत काम करोगे तो फिर आपको उसका बदला चुकाना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ, पुट पेड टू हिज सेंचुरी होप, और उसके खामियाजा भुगतना पड़ा। और इस तरह से जो है उनकी जो सेंचुरी की होप थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी हम पुट पेड को बहुत अच्छे से आपको नीचे समझाएंगे। द इंग्लिश टेल, और इस तरह से जो इंग्लिश टेल है, हालांकि प्रयास, टेल का मतलब जो अंतिम वाले प्लेयर्स होते हैं, शुरुआत के 6-7 बैट्समैन होते हैं, बाद में सारे बॉलर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी बैटिंग कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश की टेल थी, जो इंग्लैंड टीम के पीछे वाले जो बैट्समैन थे, प्लेयर थे, हाउ वर वैग्ड, बहुत अच्छा, मच टू द टूरिस्ट अनायंस, हालांकि इन लोगों ने क्या किया, वैग्ड किया, वैग्ड का मतलब हिले, बहुत ज्यादा हिल गए, इतना सोचा नहीं गया था। यानी जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे उन्होंने भी रन बना दिए, मच टू द टूरिस्ट अनायंस। और कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें अच्छा गेम देखना है, तो बॉलर से कोई थोड़े नहीं सोच रहा वो रन बनाया जाता है ना। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, एक तरह से गुस्सा हुए कि भैया इनके जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं वो भी रन बना पा रहे हैं, तो झुंझलाहट में वो आ गए। ये, अब देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है, जो फ्रेज है आपका, पुट टू, ये बहुत बढ़िया, पुट पेड, पुट पेड का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ। ध्यान दें यहाँ पे, जो पुट पेड है, ठीक है, पुट पेड, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। अगर पुट पेड टू समथिंग आप कर रहे हैं, तो ये कौन है, ये एक ऐसा इडियम है जिसका मतलब होता है टू फिनिश और डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे हैरी ब्रूक ने क्या किया, जब गलत चॉइस किया ना, तो जो लोगों की इच्छाएं थी कि भैया ये 100 बनाएगा, उस इच्छाओं को उन्होंने क्या किया, पुट पेड कर दिया, यानी उन इच्छाओं को दमन कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। अ नी इंजरी हैड पुट पेड टू हर चांसेज ऑफ गेटिंग इनटू द फील्ड फाइनल, एक नी इंजरी जो थी, जो कि उसकी वजह से क्या हो गया, उसने फिनिश कर दिया पूरी तरह से चांसेज को, जो कि वो फील्ड में फाइनल में जा सकती थी, लेकिन नी इंजरी की वजह से वो फाइनल में नहीं जा पाया, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है सभी को। तो पुट पेड टू समथिंग बहुत ही प्यारा ईडियम है, ठीक है, और फ्रेज है आप कह लो, और इसका मतलब आप सभी को पता है कि पूरी तरह से फिनिश कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, फिर से देख लो, जो उसने गलत डिसीजन लिया, इल जज च्वाइस, उसने क्या कर दिया, पुट पेड टू हिज सेंचुरी होप, जो उसके सेंचुरी होप्स थे उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बताओ भाई, आनंद आया कि नहीं आया, कितना मजा आया आप लोग को। आज का जो है सेशन खत्म होता है, हमने आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ग्रामर के रूल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रक्चर जो भी हो सकता था समझाने की कोशिश की है, साथ ही साथ डिफिकल्ट वर्ड्स को भी बताया। कैसा महसूस हुआ आप लोग दिल से बताएं, मैसेज लिख के बताएं, ग्रुप में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी, और आप ये समझ लीजिए कि इससे बेहतरीन प्रयास नहीं हो सकता आपकी वोकैबुलरी को बेहतर करने का, आपके कॉम्प्रिहेंशन, आपकी ग्रामर को रिवाइज करने का, और इडियम्स फ्रेजेज सब भर भर के यहाँ मिलने वाले हैं, सब कुछ, बहुत आनंद आने वाला है आप सभी को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और ये क्लास थोड़ी देर में हम यूट्यूब पे जो है अपलोड कर देंगे। बहुत टाइम लगा इस पीडीएफ को आप सभी के लिए बनाने में, लेकिन अच्छी बात यह कि आप सभी ने एंजॉय किया, दैट इज़ द मेन थिंग। और बस यही तो चाहिए एक गुरु के लिए, क्या है, जब आपके स्टूडेंट अच्छा सीखते हैं, लर्न करते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है, तो फिर गुरु को बहुत अच्छा महसूस होता है ना। तो ये है, तो सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक,
मैं पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप लोग को ये जो पीडीएफ है ये आपको द हिंदू वाले ग्रुप में मिलेगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग द हिंदू वाले ग्रुप में खुद जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, द हिंदू वाले ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। और वहीं से ही जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इसकी वहीं से मिलेगी, ठीक है। ठीक है सुरेंद्र जी, जोड़ देंगे आपको। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। शाम को एक क्लास और मैं लाने वाला हूं, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, जिसमें हम पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, एलटी ग्रेड, राजस्थान का जो एग्जाम होने वाला उसको मिला के एक लिटरेचर का सेशन लाने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें आपको आपके लिटरेरी टर्म्स और जो राइटर्स हैं उन सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ। एक मिक्स सेशन होगा 25 से 30 क्वेश्चन का। तो शाम को मिलते हैं। अभी के लिए सभी को गुड बाय।